साइबर सिक्योरिटी यूनिट 5 की क्विक शॉर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होगी और सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोग पीवाईक्यू के अंदर कवर कर पाएंगे। इस यूनिट का जो सिलेबस है, जो सारे टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कवर करना इनको। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी, आईएसपी एंड द सीआईए ट्राइड। जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है वो एक फॉर्मल रूल बुक है जो कि ऑर्गेनाइजेशन को ये एक्सप्लेन करती है कि जो भी उनके डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर डिजिटल एसेट्स, उसके अंदर कुछ भी आ सकते हैं, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, एम्प्लॉय की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, साथ के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स जो होने चाहिए उनके ऊपर उनका क्या मेजर्स यानी क्या उनके रूल्स होने चाहिए। जो इसका मेन पर्पज है वो ये है कि डेटा को प्रोटेक्ट किया जाए, साथ के साथ लीगल कंप्लाइंसेस को प्रॉपरली हैंडल किया जाए, यानी किसी प्रकार का ऐसा काम न किया जाए जिसकी वजह से लीगली ऑर्गेनाइजेशन को कोर्ट के अंदर जाना पड़े। साथ के साथ फाइनेंशियल और रेपुटेशनल लॉस भी अवॉइड करने का मेन एम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो वहीं इस यूनिट के अंदर पढ़ना है कि कौन से सारे मेथड्स यूज कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन, जिसका यूज करके वो ये इंश्योर कर सकती है कि इंटीग्रिटी मेंटेन हो, साथ के साथ अवेलेबिलिटी हमें अचीव हो सके और कॉन्फिडेंशियलिटी भी अचीव हो सके। ठीक है, जैसे जो गूगल होता है ना, उसके अंदर जीरो ट्रस्ट आईएसपी यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का यूज किया जाता है। इसका मेन एम क्या होता है कि जैसे अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है तो उसको यूजर का पूरा डेटा ना दिया जाए, बल्कि जो स्पेसिफिक टास्क के अंदर जितने स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है डेटा की, केवल उतना दीजिए। वहीं इस चीज़ का मेन एम होता है। ठीक है, कहने का सिंपल मतलब ये है कि हाथ में उतनी ही चीज़ें दी जाएँ जो कि रिक्वायर्ड हैं। पूरी की पूरी चीज़ें जब हम दे देंगे ना, तो वो करप्शन को लीड करेगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेन इस तरीके से रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। तो आईएसपी यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का जो मेन गोल होता है वो होता है इंटीग्रिटी यूजर का, अवेलेबिलिटी, साथ के साथ कॉन्फिडेंशियलिटी यानी सीआईए ट्राइड वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। अब हमने ये समझा कि एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन सारी चीज़ें प्रोटेक्ट करनी चाहिए। अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, जो कि एक फॉर्मल रूल बुक है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो आईएसपी यानी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, उसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो सबसे पहले होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और स्कोप। स्टेटमेंट ऑफ पर्पज और स्कोप के बारे में अपने मिनी प्रोजेक्ट के अंदर पढ़ा होगा, और स्कोप के अंदर मतलब क्या होता है कि उसका रेंज क्या है, कौन कौन सी सारी चीज़ें उसके अंदर कवर की जानी चाहिए। साथ के साथ एसेट क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा ना, डिजिटल एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। तो जो डिजिटल एसेट हो सकते हैं वो ऐसे हो सकते हैं कि जो पब्लिकली अवेलेबल हो ऑर्गेनाइजेशन के, या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कॉन्फिडेंशियल हो। ऐसा तो नहीं है कि गूगल सारे का सारा चीज़ पब्लिकली अवेलेबल कर सकती है, नहीं। अगर वो पब्लिकली अवेलेबल कर देगी तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो उसका मिसयूज कर सकते हैं। साथ के साथ सिक्योरिटी कंट्रोल्स यानी डेटा जो है, जो यूजर का डेटा हो सकता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का डेटा इटसेल्फ, उसको किस प्रकार से प्रोटेक्ट करना है, जिसके लिए हम लोग इंक्रिप्शन यूज कर सकते हैं, या फिर किसको एक्सेस देना है, जैसे ड्राइव वगैरह की जो लिंक होती है उसका किसको एक्सेस देना है, कौन से लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। और अगर कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, जैसे कुछ अगर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या रिस्पॉन्स। तो ऐसे समझो एक बुक है जिसके अंदर हमने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं कि कैसे हमें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए जो भी तरीके हो सके हम यूज करेंगे। तो ये हो गया उसके कंपोनेंट्स बुक के। अब हम लोग ये समझेंगे कि हमने बुक बना लिया, अब उसको हम लोग कैसे रियल लाइफ के अंदर यूज करेंगे। तो उसका यूज करने का सबसे पहले क्या है कि हम लोग जो पाइपलाइन है, मतलब कैसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे उसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉब्लम आ सकती है, उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग ये कोशिश करेंगे कि अब उसके लिए एक पॉलिसी डेवलप किया जाए, यानी कुछ रूल। कहने का सिंपल मतलब ये होता है ना कि जब प्री डिफाइंड कुछ रूल्स होते हैं तो लगता है कि नहीं ये प्रॉब्लम है, अब सिंपल ये स्टेप फॉलो करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जैसे रबिक्स क्यूब बनाना है, तो हम लोग ये आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या सारे प्रॉब्लम कैसे कैसे हम लोग को फिक्स करना होगा, हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे। उसके बाद हम लोग उसके लिए कुछ रूल्स डेवलप करेंगे, और उसके बाद उसको हम लोग यूज करके उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को ट्रेन करेंगे, यानी अवेयरनेस देंगे। और फिर मॉनिटर एंड इन्फोर्स का मतलब क्या हुआ कि हम लोग चेक करेंगे कि वो अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं या नहीं, और फिर हम लोग उनको उसके अकॉर्डिंग अडाप्ट कर देंगे। तो सिंपल मैं ये बताऊं तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, पता करो क्या प्रॉब्लम है, फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ फिक्स स्टेप प्रोसीजर्स बना लो उसको, फिर उसके ऊपर लोगों को ट्रेन करो कि नहीं आप ऐसे सॉल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को, ऐसे सॉल्व करिएगा इस प्रॉब्लम को। जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, बच्चे जो होते हैं उनको सबसे पहले बताया जाता है कि ये एडिशन है, इसके लिए तुम्हें ऐसे सॉल्व करना है, उसके लिए बच्चे को ट्रेन करो। फिर हम लोग ये चेक करेंगे वो कर पा रहा है या नहीं, और उसके बाद हम लोग रिव्यू और अपडेट करते रहेंगे अगर वो बच्चा नहीं कर पा रहा है। तो ये मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करना चाहता था। इंडियन साइबर लॉ एंड आईटी एक्ट 2000 इवोल्यूशन। जैसे बहुत पहले तो लोग बहुत सारे काम, जैसे रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, तो फिजिकल पेपर पे होता था। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट आया, लोग मोबाइल पर शिफ्ट हुए, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये हो गया कि कुछ इंटरनेट के लिए भी कुछ रूल्स बनाए जाएं। अगर रूल्स नहीं बनाए जाएंगे तो लोग मनमानी करेंगे, लोग सही तरीके से यूज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले 2000 में फाउंडेशन लेड किया गया, यानी ये एक्सप्लेन किया गया कि
कौन सी सारी चीज़ें हैं जिनको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, जैसे डिजिटल सिग्नेचर हो गए हैं, ताकि लोग कम से कम ये इंश्योर हो सके कि नहीं, हम लोग अगर ऑनलाइन अपने डेटा को दे रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो सेफ़ है। उसके लिए फाउंडेशन यानी आईटी एक्ट बॉर्न हुआ, बताया गया इंडिया को कि नहीं, आईटी एक्ट की ज़रूरत है। फिर आता है एस्केलेशन। 2008 के आसपास क्या हुआ कि बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट मतलब सुधार, चेंजेज, जिसकी वजह से हुआ क्या कि साइबर टेररिज्म या फिर डेटा प्रोटेक्शन और हर एक जो इंडिविजुअल है उसके जो एसेट्स हैं, उसकी लायबिलिटी, ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग बहुत सारे रूल बनाए गए। यानी सबसे पहले बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद उसको बहुत सारे बताए गए कि नहीं, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। उसके बाद जब बच्चा और बड़ा हुआ तो बताया गया कि नहीं, अब तुम्हारे लिए ये ज़रूरी चीज़ है, अब ये ज़रूरी चीज़ है। तो इस तरीके से जो मॉडर्न डिफेंस है उसका मेन फोकस है डिजिटल पेमेंट्स के ऊपर, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेट और लोग कैसे उसको यूज कर रहे हैं। साथ के साथ IC3 यानी इंटरनेट पर जो लोग यूज करते हैं डेटा को, उनके लिए बेसिकली इस्टेब्लिश किया गया इंटरनेट क्राइम कंप्लायंट सेंटर या फिर कंप्लेंट सेंटर, यानी लोग अपने कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकें। बहुत सारे मैसेजेस भी आते हैं कि अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वहीं ये जो मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स हैं उनका यूज करके, तो जो रियल लाइफ एग्जांपल है वही एक्सप्लेन करता है कि जो पहले का इंडियन सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा, पहले का क्या, वो जो मोस्टली एंशिएंट सिस्टम था वो फिजिकली चलता था, पेपर पे चलता था, ये सारी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे मॉडर्न शिफ्ट हुआ ना, तो लोग काफ़ी ज़्यादा जैसे आधार ऑथेंटिकेशन या फिर हम बोलें ई सिग्नेचर या फिर डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन रखने लगे। तो इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन साइबर लॉ को बनाया गया। बनाने के बाद उसके अंदर बहुत सारे इवोल्यूशन यानी कि बहुत सारे जो चेंजेज नीड थे, ज़रूरत थे, उनको किया गया। जो हमने पढ़ा आईटी एक्ट 2000 की इवोल्यूशन के अंदर, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़े। तो जैसे हमने पढ़ा कि कुछ रूल बुक होते हैं, तो उस रूल बुक के अंदर कुछ चीज़ें मेंशन की गई कि अगर मान लीजिए कि आपके साथ ये प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है। बेसिकली हम एक पाइपलाइन जो हमने पढ़ा ना, उसी को उसी से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे अब हमारे पास एक मेथड होगा कि नहीं, इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, ये प्रॉब्लम आता है तो इस सेक्शन के अंदर होगा, इसके लिए लोगों को ये बताया जाएगा और लोग इसको इस प्रकार से हैंडल करते जाएंगे। मैं टीचर से रिलेट कर रहा हूँ ताकि सारी चीज़ें माइंड में चलती रहें। जैसे सेक्शन 43 जो है, उसके लिए बेसिक मतलब सेक्शन 43 के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे सिस्टम्स को कुछ डैमेज आता है, जैसे अगर कोई किसी को हैक कर लेता है, किसी के डिवाइस को, या फिर मालवेयर या फिर डेटा थेफ्ट होता है, तो उसके लिए क्या एक्शंस लेने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि क्या प्रॉब्लम्स कौन से सेक्शन में मेंशन की गई हैं, उसी को हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं। तो सेक्शन 43 के अंदर डैमेज टू सिस्टम, जैसे कि किसी का हॉस्पिटल डेटाबेस जो है उसको रैंसमवेयर क्या कर देता है, लॉक कर देता है। अब रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, मालवेयर, ये क्या होते हैं, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर आता है सेक्शन 66F जो कि साइबर टेररिज्म के बारे में एक्सप्लेन करता है। हमने पढ़ा ना साइबर टेररिज्म, जो कि मॉडर्न डिफेंस सिस्टम्स के अंदर आईटी एक्ट के अंदर इवॉल्व हुआ, यूज किया गया। तो जैसे बहुत सारे ऐसे जो हैकर के ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कंट्री को टारगेट करते हैं और उसके कंप्लीट सिस्टम को क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, जैसे डिफेंस नेटवर्क्स को हैक कर लेते हैं, ये सारी चीज़ें। सेक्शन 72A के अंदर जो एक्सप्लेन किया गया है वो ये एक्सप्लेन किया गया है प्राइवेसी ब्रीच, यानी किसी का पर्सनल डेटा को बिना उसकी सहमति के यूज करना, जैसे किसी का नंबर लीक कर देना, ये सारी चीज़ें। तो ये एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 72A के अंदर। जबकि सेक्शन 79 की बात करें तो ये आता है इंटरमीडियरी लाइबिलिटी, यानी ऐसे समझो कि अगर मान लो कि एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर तुमने कुछ ऐसा पब्लिश कर दिया जो कि इलीगल है। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो सेक्शंस हमने पढ़े उनका मेन एम ये था कि कैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे, उनको हैंडल करना है, उसके रिलेटेड कौन जिम्मेदार होगा, प्लेटफॉर्म जिम्मेदार होगा या फिर यूजर इटसेल्फ, उसने अगर कुछ किया तो। ये समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं द साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे काम, जैसे इकोसिस्टम है उस जो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा, बेसिक जो उसके सिस्टम तरीका था वर्क करने का, उसी तरीके से इसके अंदर भी कुछ स्टेप्स होंगे जिनको हमें फॉलो करना होगा कि नहीं, एज एन इंडिविजुअल ये करना होगा, एज एन ऑर्गेनाइजेशन ये करना होगा, ये प्रॉब्लम्स आते हैं तो इस तरीके से हम फिक्स कर सकते हैं। तो इसको एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर के थ्रू मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि सबसे पहले है NCSC यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि नेशनल जो भी स्ट्रेटजीज होती हैं उनको मेंटेन करता है। फिर आता है CERT-IN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। जैसे ये जो टीम्स होती हैं वो क्या करती हैं कि जो भी एक्टिव इंसिडेंट्स होती हैं उनको हैंडल करती हैं, जैसे कंट्री के ऊपर कुछ अटैक हो गया या फिर बहुत सारे लोगों के कंप्यूटर के अंदर प्रॉब्लम्स आने लगे हैं, कुछ हैकिंग ग्रुप्स ने कुछ कंप्यूटर्स को हैक कर लिए हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, तो ये उसके कोरस्पॉन्डिंग अलर्ट इशू करते हैं। जैसे पहले बहुत सारे लोगों को कॉल आते थे कि सर आपके साथ ये हुआ है, वो हुआ है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग सर्ट टीम बोल सकते हैं, उन्होंने कुछ एक्शन लिया उस इमरजेंसी सिचुएशन में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया, सिंपली ये एक्सप्लेन किया कि नहीं, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को ऐसे हैंडल करना है, इशू के कॉरस्पॉन्डिंग उन्होंने अलर्ट किया। फिर आता है कैट यानी साइबर एपिलिएट ट्रिब्यूनल। साइबर एपिलिएट ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या होता है,
ऐसे समझो कि हमने ये सब चीज़ें फिक्स कर ली, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उसकी वजह से कुछ लॉस हो सकता है, जिसके डिवाइसेज़ पर कुछ अटैक्स हुए उसकी वजह से। तो ये जो ट्रिब्यूनल्स होते हैं, ट्रिब्यूनल ऐसे समझ सकते हो कि छोटे-छोटे कोर्ट्स जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। अगर हमें एक्चुअल बेसिस पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं अपने डिवाइसेस के अंदर तो, ठीक है। लीगल बैलेंस के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिविजुअल राइट क्या हैं और इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशंस क्या हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल के राइट्स मतलब हम अगर इंटरनेट के ऊपर उतरते हैं तो हमारे राइट्स क्या हैं, हम किस चीज़ के लिए बोल सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं, वो है प्राइवेसी, फ्री स्पीच और कंपनसेशन के लिए, ठीक है। जबकि अगर हम इंडिविजुअल की ऑब्लिगेशंस यानी ऐसे बोले तो हमें कौन कौन से स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करने हैं। ऐसा तो नहीं है कि हमारे सारे रूल्स चलेंगे और कोई और अपने रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, नहीं, सबके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं जिनको सबको फॉलो करना है, साथ के साथ उन रूल्स के अंडर ही काम करना है अगर आप इंटरनेट के ऊपर आए हैं तो। जैसे किसी को आपको हैकिंग के अंदर आपको किसी के डिवाइस को हैक नहीं करना है, लोगों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है, साथ के साथ ऑफेंसिव कंटेंट पब्लिश करने से, अपलोड करने से खुद को बचाना है। तो सिंपल साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम ये बताता है कि प्रॉब्लम्स आएंगी किसी कंट्री के अंदर या फिर इंडिविजुअल्स के लिए, तो उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर हैंडल नहीं हो पाता है तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग ट्रिब्यूनल्स के अंदर अपील करना है। ये तो हुआ, लेकिन एक इंडिविजुअल की क्या सारी शर्तें हैं, कौन से सारे रूल्स हैं जिसको वो फॉलो करेगा और उसके क्या-क्या राइट्स हैं, ये सारे इसके अंदर आते हैं। हमने इकोसिस्टम के बारे में समझ लिया कि लोगों को क्या तरीके होंगे, किस प्रकार से उनको क्या फॉलो करना होगा, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ये समझते हैं कि इंडिया उस बेसिस पर क्या काम कर रहा है, उस इकोसिस्टम को प्रॉपर्ली बैलेंस करने के लिए। उसके लिए 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम ये है कि जो डिजिटल पर्सनल डेटा है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। एक इंडिविजुअल के डेटा के ऊपर केवल उसका हाथ है, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन उसको एक्सेस करती है तो किस प्रकार से उसको वो यूज करेगी, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के अंदर हो या फिर इंडिया के बाहर हो। जैसे ट्रू कॉलर जो है वो स्कॉटलैंड की है, उस पर काफ़ी गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए कि नहीं, आप डेटा को प्रॉपरली एक्सेस करें। ये सारी चीज़ें, बहुत सारे और भी एप्लीकेशन है, हम लोग समझेंगे अभी एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। तो सिंपली अगर समरी करें, ये क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि डीपीडीपी जो एक्ट है बेसिकली वो किस लिए डेवलप किया गया, तो इसका मेन एम ये था कि जो डेटा प्रोसेसिंग है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाया जा सके, साथ के साथ यूजर की प्राइवेसी को सबसे ऊपर एपिटोम पर रखा जा सके, एकदम टॉप पर। उससे कोई भी मतलब खेल नहीं खेल सकते हैं। आपको आपको डेटा, जो यूज़र की डेटा है और उसकी जो प्राइवेसी है वो सबसे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। आपको उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। जैसे बहुत सारी कंपनी हैं, जैसे इंस्टाग्राम या फिर मेटा जो इटसेल्फ है, वो क्या करती हैं कि यूज़र के जैसे होता है ना कि आपके लोकेशन को आस्क करती हैं, कैन वी एक्सेस योर मैसेजेज, मीडिया, ये सारी चीज़ें। तो ये एक कंसेंट, सहमति लेती हैं कि क्या हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये प्रैक्टिकली 100% आइडियल नहीं होता कि हाँ वो एक्सेस ले लेंगी, जितने का मांग रही हैं उतने का ही, वो पूरे का खंगाल डालती हैं। लेकिन ब्रॉडर सेंस में हम लोग ये बोलें तो एटलीस्ट यूजर की कंसेंट तो, सहमति तो है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग अपील कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। सिंपली अगर हम लोग ये बोलना चाहें कि अगर हमने ऐसा देखा कि कंपनी हमारे डेटा का मिसयूज कर रही है, हमने इतने ही फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डेटा का एक्सेस दिया था, उन्होंने पूरा डेटा एक्सेस कर लिया, तो हमने पढ़ा ना, यूजर की जो राइट है उसके अगेंस्ट वो जाकर के अपील कर सकते हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर। ये सिंपल चीज़ है। मैंने दोनों पेजेज, जो पिछले पेज को पढ़ा और इस पेज को, उसको रिलेट कर दिया कि इंडिया कैसे ब्रॉडर सेंस पर, कैसे इंडिया एक्चुअली वर्क कर रही है इस चीज़ के ऊपर। हाँ, अभी बहुत सारी खामियां हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वो इम्प्रूव होंगी, क्योंकि इंटरनेट के ऊपर आप सारे के सारे डेटा को एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस डेटा का मिसयूज भी कर सकते हैं। अब हमने डीपीडीपी जो पढ़ा, राइट्स एंड कॉर्पोरेट इम्पैक्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो एक्ट है तो वो इकोसिस्टम के अंदर दो लोग आएंगे। सबसे पहले तो वो जो अपना डेटा दे रहा है, और दूसरा जो उस डेटा को ले रहा है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, या फिर ऐसे बोलें तो उनको बेटर स्केल करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डेटा प्रिंसिपल राइट यानी यूजर के लिए पढ़ेंगे, और डेटा फिड्यूशियरी ड्यूटीज यानी ड्यूटीज क्या हैं उनकी, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले डेटा प्रिंसिपल राइट्स के बारे में समझे, यूजर की क्या राइट्स हैं। तो सबसे पहले वो अपने पर्सनल डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, अगर कोई इनएक्यूरेसी है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं, साथ के साथ उसको उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन से उस डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो डिलीट अकाउंट का जो एक्सेस होता है वो यूजर को देते हैं। तो सिंपल इसका मतलब ये हुआ। साथ के साथ राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी हम अपने डेटा को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव कर सकते हैं। जैसे जेमिनाई के जो टूल्स हैं उनके ऊपर हम लोग चैट जीपीटी से अपने डेटा को ले आ सकते हैं कि हम कौन हैं, हमारे फेवरेट चीज़ें क्या हैं, हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये भी पोर्टेबिलिटी भी यूजर को प्रोवाइडेड है। साथ के साथ हम लोग डेटा फिड्यूशियरी ड्यूटीज यानी ऑर्गेनाइजेशंस की क्या सारी प्रॉपर्टीज है जो उनको फॉलो करनी चाहिए, वरना अगर कहीं पर वो फेल करती हैं तो उनके ऊपर डीपीडीपी जो है उसके अकॉर्डिंग ट्रिब्यूनल्स के अंदर जा करके लोग अपील कर सकते हैं, और शायद वो ऑर्गेनाइजेशन बंद भी हो सकती है अगर उसने ज़्यादा यूजर्स के डेटा को मिस यूज किया तो।
तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यूजर्स की कंसेंट यानी सहमति जिसके बारे में हमने पढ़ा वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना चाहिए। साथ के साथ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर जो हमने शुरू में पढ़ा ना, गूगल की सिक्योरिटी पॉलिसी जो है वो इसके अंदर आती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन को अगर इंडियन यूजर का डेटा है, क्योंकि हम लोग डीपीडीपी एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंडियन यूजर के डेटा को आपको यूज करना है तो उसके लिए स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स यूज करने हैं। ऐसा ना हो कि वो डेटा इंटरनेट के ऊपर फ्लोट कर रहा है कि यूजर का नाम है ये, यूजर के घर का नाम ये है, उसका मोबाइल नंबर ये, नो, दैट इज़ नॉट अलाउड एट ऑल। फिर आता है अगर कोई डेटा ब्रीच होता है, जैसे अगर यूजर का डेटा किसी प्रकार से लीक हो जाता है, तो हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्गेनाइजेशन एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम ये होगा कि हम नोटिफाई करें यूजर को। जैसे गूगल के अंदर आता है थर्ड पार्टी एंड कुकीज़ करके कुछ आता है सेक्शन, जिसके अंदर आप जाकर के ये देख सकते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस ने आपका डेटा यूज कर रखा है, आप वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो वहीं अगर इन सारी चीज़ों को एज एन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो नहीं करती है इन ड्यूटीज़ को, तो ऑब्वियसली उनके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज होंगी, और ये बहुत ज़्यादा पेनल्टीज होती हैं। जब यूजर का डेटा बहुत ज़्यादा लीक हो जाता है तो ट्रिब्यूनल्स के अंदर जब बहुत सारे लोग अपील करते हैं या फिर बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के ऊपर वॉइस रेज करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैवी पेनल्टीज उनके ऊपर लगती हैं इन वायलेशंस के लिए। अब हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आईपी इकोसिस्टम के बारे में समझ लेते हैं। हमने साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को भी समझा था। एक इंडिविजुअल की जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं जो उसके रिलेटेड होती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहले आता है पेटेंट। पेटेंट को आप याद रखें इन्वेंशन से, यानी जो भी सारे इन्वेंशंस नए नए होते हैं उनको ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एक इंडिविजुअल, बेसिकली इंडिविजुअल की बात करें तो इंडिविजुअल जा करके क्या कर सकता है, पेटेंट कर सकता है। जैसे थॉमस अल्वा एडिसन ने जो बल्ब की टेक्नोलॉजी थी उसको अपने नाम से पेटेंट करा रखा था, ठीक है। तो इसके लिए नोवेल्टी का मतलब क्या होता है कि नवीनता, यानी नई आइडियाज होनी चाहिए, वो ऐसी ना हो कि पुरानी आइडिया को नए तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं, नहीं, आइडिया कम्प्लीटली न्यू होनी चाहिए। जैसे नई जो मोबाइल फ़ोन आती हैं उनके अंदर नई नई बैटरी की टेक्नोलॉजी यूज होती हैं, जैसे सॉलिड स्टेट बैटरी टेक्नोलॉजी। फिर आता है कॉपीराइट। कॉपीराइट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपने यूट्यूब के ऊपर किसी का वीडियो उठा के डाला होगा तो आपको कॉपीराइट जरूर मिला होगा। तो ये क्रिएटिव वर्क्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके अंदर आइडियाज़ नहीं, मेन जो एम होता है वो एक्सप्रेशंस को प्रोटेक्ट करने का होता है। जैसे किसी का सोर्स कोड हो गया, आपने उसको उठा करके कॉपी कर दिया, बोला कि नहीं ये मेरा कोड है। नेटफ्लिक्स की मूवीज़ हो गई, और फिर नॉवेल्स जो इसके अंदर आते हैं। नोवेलिटी अलग चीज़ है, नॉवेल्स जो लिखे जाते हैं वो अलग चीज़ है। ट्रेडमार्क जो होता है वो ब्रांड की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जैसे सिंबल्स, डिजाइंस, इन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करता है। एप्पल का लोगो जैसे हो गया, या फिर नाइक का शूज जो हो गया, उसको प्रोटेक्ट। सिंपल कहने का मतलब ये है कि किसी ने मतलब सोचा कि हमें किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना है, ये मेरे ही नाम से पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस हो, मेरे ही नाम से चलता रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रेडमार्क के अंदर असाइन कर लेंगे। यानी अब उसको कोई भी यूज नहीं कर सकता है। अगर यूज करेगा तो ऑब्वियसली उसको कंप्लाइंसेस पेनल्टीज पे करनी होगी उसके। फिर आता है ट्रेड सीक्रेट, यानी ये जो कॉन्फिडेंशियल इन्फो है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इसके लिए कोई पब्लिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इन्फो इसके अंदर मेंटेन होता है। जैसे कोका कोला की रेसिपी या फिर गूगल का जो सर्च एल्गोरिदम है उसके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कोई नहीं दे सकता कि नहीं ऐसे वर्क करता है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे ऐसे वीडियोज मिल जाएंगे कि गूगल के सर्च एल्गोरिदम को एक्सपोज करना है, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गूगल इटसेल्फ ने उसको किसी भी अपने एम्प्लॉय या फिर अगर ब्रॉडर स्केल पर बोलें तो किसी को नहीं बता रखा होगा। वो एक ऐसी चीज़ है जो उस एल्गोरिदम को कंटिन्यूअसली अपडेट चेंज करते होंगे, वहीं इसके बारे में जानते होंगे। तो पेटेंट जो होता है वो इन्वेंशंस को प्रोटेक्ट करता है, थॉमस अल्वा एडिसन। कॉपीराइट जो होता है उसके बारे में मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने बता दिया है, पर ये कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यूट्यूब के ऊपर आप मूवीज अपलोड करो किसी दूसरे की, कॉपीराइट आ जाएगा। ट्रेडमार्क के अंदर किसी पर्टिकुलर कंपनी का डिजाइन, लोगो, ये सारी चीज़ें। और ट्रेड सीक्रेट का मतलब कॉन्फिडेंशियल इन्फो, जैसे किसी की रेसिपी प्रोटेक्ट करना या फिर किसी के एल्गोरिदम किस तरीके से काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट करना। इतने अच्छे तो लोग हैं नहीं कि आप ये सारी चीज़ें उनको एक्सप्लेन कर दें, और उसके बावजूद वो काम को ना करें। करते हैं, अलग अलग तरीके से करते हैं। तो वहीं यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक इंटेलेक्चुअल की जो प्रॉपर्टी है इसको कैसे कैसे लोग यूज करते हैं। ऐसे बोले तो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी हैं उनको भी कैसे कैसे लोग यूज करते हैं, मिसयूज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ दिन पहले देखा होगा कि जियो हॉटस्टार जो था ना, उसके उसका जो डोमेन नेम था वो किसी और ने एक्सेस करा लिया था। एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया, जैसे ट्रेडमार्क कन्फ्यूजन्स। तो इसके अंदर ऐसे डोमेन नेम रखे जाते हैं जो गूगल से जैसे मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उसके अंदर होता है गूगल, पता नहीं कितने ओ डाल रखे होते हैं उन्होंने, जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। प्लेगरिज्म जो होता है उसके अंदर किसी का डिजिटल कंटेंट या फिर रिसर्च को कॉपी करना, उनको क्रेडिट ना देना। क्रेडिट देना इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। ये एक रियल लाइफ का भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी के लिए कृतज्ञ होना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी ने उस पे काम किया है और आप बिना क्रेडिट दिए अगर उसको यूज कर रहे हैं तो आप बड़े मतलब उस टाइप के व्यक्ति हैं जो ये अंडरस्टैंड नहीं करता है कि हार्ड वर्क क्या होती है। फिर आ जाता है ट्रेड सीक्रेट थेफ्ट। इसका सिंपल मतलब ये हुआ कि जैसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो किसी वर्क चीज़ पे वर्क कर रही होती हैं, उनको क्या कर लिया जाता है, हैक कर लिया जाता है, या फिर उनके डेटा को यूज कर लिया जाता है किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा।
जैसे बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, बहुत सारे। पायरेसी जो हो गया, उसके अंदर क्या होता है कि इल्लीगल मूवीज़ और सॉफ्टवेयर को डाउनलोड जिसके अंदर हो जाती हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे हमने पढ़ा ना कि नेटफ्लिक्स वगैरह जो होती हैं, उनकी मूवीज़ जो होती हैं, अगर उनको वो क्या होती हैं, कॉपीराइट के थ्रू प्रोटेक्टेड होती हैं, ठीक है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर हमने पढ़ा था। और पायरेसी क्या होती है कि टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर वो सारी की सारी मूवीज़ एज़ इट इज़ मिल जाती हैं, तो वो क्या हुआ, वो सेफ़ चीज़ नहीं है, वो पायरेसी बोली जाती है उसको। और ये इंटेलेक्चुअल की प्रॉपर्टी के लिए एक बड़ी इश्यू होती है। फिर आता है काउंटरफिटिंग, यानी जो एक्चुअल कॉपी है उसका फेक कॉपी बना के बेचना। जैसे जूते मिलते हैं, शर्ट्स मिलती हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं इंडिया के अंदर, तो ये मतलब बहुत ब्रॉडर स्केल पे है काउंटरफिटिंग, यानी उसका उसी की तरह डुप्लीकेट बना के बेचना, ठीक है? तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको रियल लाइफ के अंदर काफ़ी सारी इश्यूज फेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो प्लेगरिज्म हो, पायरेसी हो, या फिर कंप्लीट उनका सीक्रेट थेफ्ट हो, या फिर उनके ट्रेडमार्क के कन्फ्यूजन हो सकते हैं, काउंटरफिटिंग, ये सारी चीज़ें। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग वाटर मार्क यूज कर सकते हैं, एम्प्लॉय को ट्रेन कर सकते हैं, साथ के साथ एक्टिवली मॉनिटर कर सकते हैं कि कहीं मूवी तो लीक नहीं हुई, ये सारी चीज़ें। कॉपीराइट भी आते हैं बहुत सारी चीज़ों पर, साथ के साथ इनक्रिप्शन, यानी प्रॉपर्ली डेटा को इनक्रिप्ट करना, ताकि जो यूजर इन बिटवीन है अगर उसको देखना चाहे तो वो ना देख पाए। जो दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं केवल वहीं उस डेटा को देख पाएँ। हमने डीपीडीपी एक्ट के बारे में भी पढ़ा, आईटी एक्ट के बारे में भी पढ़ा। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो भी सारे इंडिया के अंदर वर्क किए गए हैं वो मैंने डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन कर रखा है। आपको डेट याद करना आसान होगा, ये डायग्राम बनाना भी आपके लिए आसान होगा। इसी की वजह से मैं डायग्राम्स मेंशन करता हूँ। आई एम टेलिंग दिस थिंग बैक अगेन। सबसे पहले 1957 के अंदर कॉपीराइट एक्ट आया, जिसका मेन एम था कि क्रिएटिव वर्क को प्रमोट किया जाए। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ रखा है, बस मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1970 के अंदर पेटेंट एक्ट आया, फिर 1999 के अंदर ट्रेडमार्क एक्ट आया और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस एक्ट आया, यानी रीजन बेस्ड प्रोडक्ट जो होंगे उनके लिए कुछ रूल्स बनाए गए, मेजर्स लिए गए। 2000 के अंदर आया डिजाइन एक्ट, यानी इंडस्ट्रियल डिजाइन, और आईटी एक्ट यानी साइबर क्राइम्स के रिलेटेड कुछ एक्शंस और रूल बनाए गए। हम लोग पेटेंट के अंदर डीप डाइव कर लेते हैं। पेटेंट को आप थॉमस अल्वा एडिसन से याद रखें, मैंने भी वैसे ही याद रखा था। जैसे उन्होंने जो बल्ब डेवलप किया था उसका उन्होंने पेटेंट ही करा रखा था। क्यों? हम लोग उसी एग्जाम्पल से रिलेट करने के पूरे डिस्कशन को कोशिश करेंगे। तो ये क्या होता है कि पूरे का पूरा जो इन्वेंशन हुआ है ना, उसके ऊपर पूरा उन्हीं का राइट होगा, मतलब उसको दोबारा कोई और नहीं कर सकता है। और ये यूजुअली 20 साल के लिए वैलिड होता है। पेटेंट को रिन्यू कराना होता है टाइम बाय टाइम। जैसे 3 गोल्डन रूल इसके क्या है, नोवेलिटी, जिसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया कि 100% न्यू ओरिजिनल की नवीनता होनी चाहिए उसके अंदर, अगर हिंदी में बोले तो। नॉन ऑब्वियसनेस, यानी कंप्लीटली ऐसा दिखना चाहिए कि उसके अंदर कुछ टेम्परामेंट जो है वो इन्वेंटिव है, बेहतर स्टेप्स लिए गए हैं, न कि कुछ किसी का बस थोड़ा मोड़ा चेंज करके दिया, बस उसके अंदर अपडेट कर दिया गया, नहीं। फिर आता है यूटिलिटी, यानी ऐसा होना चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए प्रैक्टिकली वो यूजफुल होना चाहिए। अब हम लोग पेटेंट लाइफ साइकिल की बात कर लेते हैं। सबसे पहले उसकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी कि वो नोबेल है या नहीं है, उसके अंदर नॉन ऑब्वियसनेस है या नहीं है, उसकी यूटिलिटी सोसाइटी के अंदर है या नहीं है। फिर उस पेटेंट को सर्च किया जाएगा, फिर उसके अंदर क्या किए जाएंगे, हम लोग उसके बारे में सर्च करेंगे, फिर हम लोग क्लेम्स रेज करेंगे, फिर उस फाइल को एप्लीकेशन के अंदर अप्लाई करेंगे, उसका एग्जामिनेशन होगा और फिर ग्रांट कर दिया जाएगा। यानी ऐसे समझो कि हमारे पास हमने कुछ पता किया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसकी एलिजिबिलिटी चेक करेंगे, फिर सर्च करेंगे कि क्या इसके नाम से किसी ने पेटेंट तो नहीं करा रखा है, फिर हम लोग क्लेम्स को ड्राफ्ट करेंगे। ऐसे समझो कि एक ईमेल भेजेंगे कि भाई मैंने ये डेवलप किया है, बताइए ये सही है या नहीं, जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास। फिर उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को हम लोग फाइल कर देंगे, फिर उसके लिए कंटिन्यूस एग्जामिनेशंस होंगे, और फिर अगर एग्जामिनेशन के अंदर बच्चा पास करता है तो ही इज अलाउड कि उसके लिए वो पेटेंट उसके नाम से वो हो गया है, ठीक है। तो इसका मेन एम क्या होता है कि जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं ना, तो उस पर्टिकुलर मैन या फिर वुमेन जिसने भी पेटेंट करा रखा है उसको उसका एक्सक्लूसिव यूज करने का राइट मिलता है, साथ के साथ लाइसेंसिंग राइट्स मिल जाते हैं, और अगर कोई उसकी कॉपी करता है तो उसके अगेंस्ट वो लीगल एक्शंस भी ले सकता है। थॉमस अल्वा एडिसन कैन टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस। हालांकि वो जिंदा नहीं है, बट अगर उनके टेक्नोलॉजी को किसी और ने उस टाइम पे यूज किया होता तो वो उस पे एक्शंस ले सकते थे। अभी भी लिया जा सकता है, क्योंकि पेटेंट को आप रिन्यू करा सकते हैं टाइम बाय टाइम। राइट और ट्रेडमार्क के मैकेनिक्स हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर लिया है, बस ड्यूरेशन पे हम लोग ध्यान ले देते हैं कि जो कॉपीराइट का ड्यूरेशन होता है वो ऑथर का लाइफ, यानी उसका लाइफ स्पैन प्लस 60 ईयर्स, जबकि ट्रेडमार्क के अंदर जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं पहले। सबसे पहले प्रोसेस की हम जो बात करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं एक्सप्लेन की हैं, ऊपर जो मेन इनका जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। तो जो ट्रेडमार्क का प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम सर्च करेंगे, फिर उसकी कॉरस्पॉन्डिंग फाइल करेंगे, फिर उसकी पब्लिकेशन होगा उसका, और उसके बाद उसका क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। बाकी जो चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की गई हैं आप इनको पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे बस थोड़े से डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी हैं, और जो पीडीएफ होगी उसके अंदर मैंने एक पेज के अंदर सारे के सारे पूरे इस यूनिट को समराइज भी कर रखा है, तो आप पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू अलॉट अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो।